हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप शॉट। आज हम बातें करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। हमने बातें की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कैसे जो है पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसका जर्नी स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। और वो स्टार्ट होते होते वो जर्नी जब जाता है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वहां तक। तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा होता है 1935 वाला, तो यहाँ तक ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपका 1935, यही बनता है बेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग देखते हैं तो इसको बेस माना जाता है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेकिंग का। तो अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण कैसे होता है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बातें करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण 1946 से ही स्टार्ट नहीं हुआ है। उससे पहले भी जो हमारे लीडर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर्स जो हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई बार संकल्पना की है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है 1895 वाला। 1895 में जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस, दैट नेम वाज स्वराज बिल। ओके, तो पहली बार जो है स्वराज बिल जो है ना सोसाइटी के सामने रखा जाता है। स्वराज बिल को जो बनाने वाले थे, जो स्वराज बिल के जो मेकर्स थे, उनमें हमारा जो नाम आता है, उनमें नाम आता है हमारा बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है ना, तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने पहली बार जो है स्वराज बिल जो है पेश किया था। और यहाँ से जो है पहली बार हमें संविधान का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन होने के जो है साक्ष्य मिलते हैं। पहली बार संविधान के बारे में कि संविधान कैसा होना चाहिए, हमारे जो राइट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, तो पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज बिल में ये बातें कही थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आता है हमारा नेहरू रिपोर्ट। ठीक है ना, तो 28 फरवरी 1928 को 1928 को आती है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है ना, तो नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत मंत्री का जो मैंने पोजीशन बताया था, उसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत मंत्री बर्किन हेड ने पहली बार जो है चुनौती दी थी हमारे जो लीडर्स थे कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जिस पर जो है पूरे इंडिया का जो सिटीजन है यानी एक एक व्यक्ति सहमत हो। तब इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे जो मोतीलाल नेहरू थे, तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोहम्मद अली अंसारी, जो कांग्रेस के लीडर थे उस टाइम के, इन्होंने। और ये रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। और इसमें 19 फंडामेंटल राइट्स जो थे आपके बताए थे नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था उस टाइम का। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को तत्कालीन जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसने क्या किया, इसको बाइकआउट कर दिया। तो बाइकआउटेड बाय मुस्लिम लीग। ठीक है ना, और मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जो 14 रूल्स डायरेक्शंस थे यानी 14 सूत्रीय जो कार्यक्रम था, निर्देश थे, ये रख दिए थे। और ये इन्होंने माना था कि जो माइनॉरिटीज था उस टाइम का, मुस्लिम माइनॉरिटीज, उसमें नेहरू रिपोर्ट के बारे में कोई भी राइट्स नहीं दिया गया। तो यहां से आगे चलते हैं हम, फिर तीसरा जो हमारा आता है, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब हम सीधे आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने व्यवहार में प्रैक्टिस करते हैं, उसका कंपोजिशन कैसे होता है उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो हमारी जो हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी जो संविधान निर्मात्री सभा है उसके बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संविधान निर्मात्री सभा। ओके, संविधान निर्मात्री सभा।
अब हम संविधान निर्मात्री सभा में अगर हम बातें करते हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। तो इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन जो प्लान है आपका वो आता है आपका 1946 में। और ये कैबिनेट मिशन जो है संविधान निर्माण के लिए जो है कॉल करता है सभी के लिए। तो जुलाई में क्या होता है, जुलाई में इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इलेक्शन, ठीक है ना, इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम बातें करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब चुनाव होते हैं तो ये टोटल जो है 296 जो सीट्स होती हैं उन पर चुनाव होते हैं। और 296 में हमारे जो उस टाइम के पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसमें से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव निकल के आते हैं तो उनकी जो संख्या थी यानी सीटों की जो संख्या निकल कर आती है वो आती है 208, यानी 208 सीटों पर जो है कांग्रेस ने कंटेस्ट किया और सीट्स को जीता। फिर उसके बाद आती है आपकी मोहम्मद अली जिन्ना वाली मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स को विन किया। और अदर्स जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे लाइक ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो इनका टोटल जो नंबर आता है वो आता है 15, यानी 15 जो सीट से निकल कर आती हैं। तो टोटल कितने हुए आपके 296 मेंबर। यही क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बनते हैं, यही लोग मिलकर संविधान का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये जो आपका मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की जो रिप्रेजेंटेशन था वो काफी कम था, तो इसने क्या किया, संविधान जो सभा है इसको बाइकआउट कर दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 73 होने की वजह से तो बाइकआउटेड बाय मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया और इसमें इसका पार्टिसिपेट करने के लिए इसने मना कर दिया। और यहीं पे अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है लीडर थे सॉरी मुस्लिम लीग के, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये आपने याद रखना है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं सीधे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करती है, कौन कौन सी कमिटीज जो है एस्टेब्लिश होती हैं, उन कमिटीज के बारे में हम बातें करते हैं। चलिए, संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसको बोलते हैं संविधान निर्मात्री सभा। तो संविधान निर्मात्री जो सभा है आपकी, वो अपना वर्क स्टार्ट करती है जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है इसकी संविधान निर्मात्री सभा की। तो संविधान निर्मात्री सभा में पहले जो कॉन्फ्रेंस होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो हम लिख देते हैं इसको 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। ओके, और ये सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं संविधान सभा के, तो इसलिए 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर को परमानेंट सदस्य बनाया जाता है किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये आपने याद रखना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेकंड जब मीटिंग होती है इनकी कॉन्फ्रेंस, और राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट होते हैं, यानी स्थायी चेयरपर्सन या अध्यक्ष कहें संविधान सभा के। ठीक है, तो संविधान सभा के पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि भाई अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपने आंसर देना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो अस्थायी सेलेक्ट किए गए थे। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान निर्मात्री सभा का।
ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। साथ ही जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो रिक्रूट किया जाता है वो रिक्रूट किया जाता है BN राव। देखिए BN राव क्या है, BN राव आपने ध्यान रखना है, वो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसके मेंबर नहीं होते हैं। BN राव इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं जिन्होंने कार्य किया हुआ था ब्रिटिश रूल में काफी टाइम, और इनको नॉलेज होती है, इसलिए इनको क्या है, संवैधानिक सलाहकार यानी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रिक्रूट कर लिया जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं फिर 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो होता है, फेमस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वो पास होता है 13 दिसंबर 1946 को। थर्ड जो है आपकी कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है आपका। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था या किसने जो है बोला था, तो तब आपने आंसर देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने जा रहे हैं, हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, कैसी हमारी जो है संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने बात किया था, उन्होंने बोला था कि हम जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होंगे, हम सॉवरेन होंगे, ये सारी बातें इसमें बोली थी। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, बेस मानकर आगे क्या बनता है, ये प्रियम्बल बनता है इसी से। तो प्रियम्बल जो है आपका, प्रियम्बल जो बनाया गया है वो इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बेस मानकर बनाया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे हम बात करते हैं, अब हम कमिटीज पर आते हैं। तो ये थी बातें संविधान निर्मात्री सभा की। अब संविधान सभा का गठन हो चुका है, गठन होने के बाद अब गठन होना है, अलग अलग टाइप की जो कमिटीज होती हैं, और वो कमिटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अलग अलग जो रोल प्ले करेंगी। तो हम बातें करेंगे अब कमिटीज के बारे में, जो आपकी कमिटीज हैं अलग अलग। चलिए मेजर कमिटी, ठीक है। अगर हम बातें करें मेजर कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अलग अलग कमिटीज हैं, और संविधान सभा के जितने भी आपके मेंबर्स थे वही जो है इनके जो है अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग इनके जो है चेयरपर्सन बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो कमेटी आती है आपकी, वो आती है आपकी यूनियन पावर कमेटी, ठीक है ना, जिसको हम संघ शक्ति कमेटी कहते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपकी यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। तो यूनियन पावर कमेटी का जो प्रेसिडेंट माना गया था, वो माना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे, ये ऐसे आपने याद रखना है। तो पूछा जाता है एग्जाम में संघ शक्ति समिति या यूनियन पावर कमेटी के जो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन थे या चेयरमैन कौन थे, तब आपने आंसर देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद आती है दूसरी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी संघ संविधान समिति क्या है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी संघ संविधान समिति क्या है, तो ये भी जो है आपके जवाहरलाल नेहरू ही थे, जवाहरलाल नेहरू। तो दोनों जो कमेटी है यूनियन वाली, तो याद रखना है आपको, यूनियन जो पावर वाली है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली है, दोनों के जो चेयरमैन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर आती है प्रोविंशियल, ये जो कमेटी है ये जितना भी काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या जो है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे, क्या उसके वर्क होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, तो ये सारी जो दोनों कमेटी हैं वो काम करती है। पावर कमेटी क्या बताती है, पावर कमेटी बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है उसकी पावर्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या जो है कार्य कर सकती है, और यूनियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, यानी यूनियन गवर्नमेंट को संविधान के दायरे में रहकर क्या क्या कार्य करने हैं, तो वो बताएगी आपको यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की संघ संविधान समिति है वो बताएगी।
अब बात आती है हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है, हमारे पास यूनियन की गवर्नमेंट अलग है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग है, तो इसके लिए एक कमेटी और बनाई गई जिसका नाम था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो थर्ड इज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो ये जो स्टेट्स थे, जो राज्य थे, उनकी ड्यूटीज के बारे में बताना था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमने आंसर देना है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये आपके प्रोविंशियल जो कमेटी है उसके थे। फिर उसके बाद आती है फेमस, सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है कि इसका जो कार्य था ड्राफ्टिंग कमेटी का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था। उसमें ये चीजें बतानी थी कहाँ हमने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स रखने हैं, कहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी रखनी है, कहाँ हमें सिटीजनशिप रखनी है, ठीक है, प्रेसिडेंट के वर्क ड्यूटी, सारी चीजें अलग अलग जो 22 पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा एक ड्राफ्ट इनको तैयार करना था। और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो दी गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, आपको ऐसे याद रखना है। फिर उसके बाद आती है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्या आती है? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो ये आपकी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स है, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो किसके क्या राइट्स होने चाहिए, तो सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर जो है डिस्कस हुआ काफी टाइम तक, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए। इसको ऐसे समझते हैं कि जब फंडामेंटल राइट्स की बातें होती हैं तो फाइनली किसको जो है हस्ताक्षर करना है कि हाँ ये चीजें रहनी चाहिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बहस होना है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, ये सारे जो आपके राइट्स हैं सिटीजन्स के, उसकी एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स वाली, और इसके जो प्रेसिडेंट थे आपके वो थे सरदार पटेल। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है सरदार पटेल। और इसके सुपरविजन में 5 और सब कमेटी थी जो काम कर रही थी। तो अगर हम उन 5 कमेटी की बात करें, जो सब कमेटी है आपकी एडवाइजरी कमेटी की, तो अब हम बात करते हैं सब कमेटी की। तो सब कमेटी जो थी वो टोटल 5 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 5 थी, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली जो कमेटी आती है आपकी वो आती है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, यानी मूल अधिकार उप समिति जिसको हम बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। और इसके जो प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, जेबी कृपलानी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के अध्यक्ष थे। अब ये जो सब कमेटी है, इसका काम था कि एडवाइजरी देनी थी, इनको बना के इनको एडवाइज करना था, किसको? सरदार पटेल को, कि फंडामेंटल राइट्स में क्या चेंज होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स कैसे होने चाहिए, सारा जो है इनको एडवाइस देना था सब कमेटी को। दूसरी जो आती है एडवाइजरी कमेटी की, अगर हम बात करें, ये आती है माइनॉरिटीज जो अफेयर हैं आपके, माइनॉरिटीज सब कमेटी, यानी अल्पसंख्यक उप समिति जिसको हम बोलते हैं। इनको अब अल्पसंख्यकों के क्या राइट्स होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना था, जो माइनॉरिटीज थे उस टाइम के, माइनॉरिटीज लाइक ना मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, तो उनके बारे में जो है इसको सलाह देनी थी, किसको? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो सरदार पटेल वाली थी, और इसको जो है हेड कर रहे थे एच.सी. मुखर्जी। तो ये आपने पूछा जाता है एग्जामिनेशन में काफी टाइम, सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है कि माइनॉरिटीज सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तब आपने आंसर देना है एच.सी. मुखर्जी माइनॉरिटीज सब कमेटी के अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट आती है आपकी एडहोक, 6th पे आती है आपकी एडहोक
कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, यानी झंडा जो समिति थी आपकी, नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय जो झंडा है उस पर जो एडहॉक कमेटी है उसके बारे में जो है डिस्कस करना था कि झंडा कैसा होना चाहिए। झंडा के नेशनल फ्लैग की बातें यहाँ पे होती हैं, जो अपना ट्राई कलर होता है। तो इसको जो हेड कर रहे थे वो कर रहे थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ये आपने ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये आपकी जो है जो मेजर मेजर कमेटी थी उनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। एग्जामिनेशन में काफी बार जो है इनको क्वेश्चन कर लिया जाता है, काफी बार इनका मैच करने के लिए आ जाता है। तो ये जितनी भी आपकी कमिटीज हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके जो फंक्शन और फंक्शनरीज हैं उसके बारे में। थैंक यू।